एक बर्फ से जमी हुई निम्न स्तरीय ऑक्टोपस यू बीस्ट को सड़क किनारे यूं ही फेंक दिया गया था, लेकिन मैंने उसे सिर्फ एक नजर देखा और तय कर लिया कि मैं उसे अपनी पहली यू बीस्ट के रूप में कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। सड़क किनारे खड़े लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे कि मैं बेवकूफ हूँ। यहाँ तक कि यू बीस्ट दुकान का मालिक भी सोचने लगा कि मेरे दिमाग पर गधे ने लात मार दी है, लेकिन मैंने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधे उस ऑक्टोपस यू बीस्ट को अपने यू बीस्ट स्पेस में रख लिया, क्योंकि सिर्फ मैं ही देख सकता था कि इस ऑक्टोपस की प्राचीन रक्त रेखा संगतता 99% थी। घर लौटने के बाद मैंने पाया कि यह छोटा ऑक्टोपस और भी ज्यादा कमजोर हो गया है। उसी समय एफ ग्रेड टैलेंट जागने पर मुझसे बंधे सिस्टम की यांत्रिक आवाज गूंजी। क्या प्राचीन रक्त रेखा को फ्यूज करना है? मेरे मन में विचार आते ही रक्त रेखा की एक बूंद उस स्पिरिट बीस्ट के शरीर में समा गई। फ्यूजन सफल। स्पिरिट बीस्ट की निम्न रक्त रेखा विकसित होकर कथुलु प्राचीन रक्त रेखा में परिवर्तित हो गई। मूल रूप से मरने की हालत में पड़ा स्पिरिट बीस्ट अचानक बदलने लगा। उसका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा और फिर लगातार बड़ा होता गया। आखिरकार वह 2 मीटर से ज्यादा ऊंचा हो गया। ऑक्टोपस का सिर, इंसान का शरीर और पीठ पर चमगादड़ जैसे पंखों वाला राक्षस। धत्त तेरे की, यह तो कथुलु है, प्राचीन शासकों में से एक। मैं हैरानी से चिल्ला उठा। हालांकि अभी का कथुलु बहुत छोटा था। असल कथुलु तो पर्वतों से भी विशाल होता है। उसका एक प्रहार पूरा फुसांग द्वीप तक चकनाचूर कर सकता है, लेकिन मिनी कथुलु भी मुझे बेहद चौंकाने के लिए काफी था। सिर्फ उसे एक नजर देखने भर से मेरे दिमाग में अनगिनत भूत प्रेत फुसफुसाने लगे। लेकिन जल्द ही मेरा एफ ग्रेड टैलेंट मिस्ट्री सक्रिय हो गया। उसने मेरे दिमाग को तुरंत शांत कर दिया। उसी समय मेरे सामने खड़ा कथुलु धीरे धीरे झुक गया, जैसे वह मेरे प्रति समर्पण दिखा रहा हो। मैं बेहद उत्साहित हो गया और तुरंत कथुलु की जानकारी देखने लगा। नाम कथुलु, उपाधि रलायह का स्वामी, स्वप्नों का स्वामी, महान कथुलु। टैलेंट अमृता, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु की अवधारणा उस पर प्रभावहीन। टैलेंट पुनर्जनन, अंग टूटने या अंगों के क्षतिग्रस्त होने पर कुछ ही सेकंड में पुनः ठीक हो सकता है। कथुलु के टैलेंट देखकर मैं शब्दहीन रह गया। इसका मतलब था कि मेरा कथुलु कभी नहीं मरेगा। वाकई प्राचीन शासकों के योग्य, सिर्फ शैशव अवस्था में ही इतना भयानक। अगर यह पूरी तरह बड़ा हो गया तो क्या होगा? कथुलु मिथक में कथुलु स्वयं एक सर्वगुणधारी अस्तित्व था और उसे किसी भी अन्य गुण द्वारा दबाया नहीं जा सकता था। इसका मतलब अब मुझे एलिमेंटल दमन से डरने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ गुण ही नहीं, उसके कौशल भी बेहद ताकतवर थे। टेंटेकल अटैक, सामूहिक पागलपन और उसकी फेवरेबिलिटी सीधे मैक्स लेवल पर लॉक थी। धोखा देने की कोई चिंता ही नहीं। हालांकि कथुलु की एकमात्र कमजोरी यह थी कि वह अपने बीस्ट मास्टर पर बेहद शक्तिशाली मानसिक हस्तक्षेप करता था और मेरा एफ ग्रेड बीस्ट मास्टर टैलेंट मिस्ट्री था। हालांकि यह बीस्ट कंट्रोल को कोई बढ़ावा नहीं देता था, लेकिन इस टैलेंट वाले बीस्ट मास्टर्स की मानसिक शक्ति बेहद प्रबल होती थी। वे हर तरह के मानसिक हस्तक्षेप से प्रतिरक्षित होते थे। ये कथुलु के साथ बिल्कुल परफेक्ट मेल था। अब जबकि मेरे पास कथुलु था, बीस्ट मास्टर परीक्षा में मुझे कौन रोक सकता था? उसी समय सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। मिशन दीजिन अकादमी में प्रवेश प्राप्त करो। इनाम प्राचीन रक्त रेखा की एक बूंद। दीजिन अकादमी दाशिया राष्ट्र की सबसे श्रेष्ठ अकादमी थी। मैंने बिना झिझक यह मिशन स्वीकार कर लिया। हालांकि अभी बीस्ट मास्टर परीक्षा का समय नहीं आया था। कल अभी मॉक एग्जाम था। मैंने सामने खड़े कथुलु को देखा। जितना ज्यादा देखता उतना ज्यादा पसंद आता, लेकिन जहां मैं उत्साहित था वहीं कोई और बेहद दुखी था। जो यानचेंग घर लौटते ही गुस्से से फट पड़ा। पापा, वह ली मोरान बहुत ज्यादा घमंडी हो गया है। उसने सबके सामने मुझे मारा, यहाँ तक कि मुझे नपुंसक बनाने वाला था। आपको मेरा बदला लेना होगा। जो वेनलियांग ने हाथ उठाया। मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है कि बड़े मामलों में शांत रहो। उसे मारना आसान है, लेकिन उसके बाद युएलिन शहर में हत्या प्रतिबंधित है। अगर हमारा जो ग्रुप नियम तोड़ेगा तो चेंगजू विभाग जांच शुरू कर देगा। क्या तुम्हें पता है कि चेंगजू विभाग कब से हमारे जो ग्रुप को तोड़ने का मौका ढूंढ रहा है? एक मरा हुआ बेकार इंसान और जो ग्रुप में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? यह सुनकर जो यानचेंग चौंक गया। उसके पिता की बात सही थी। फायदे और नुकसान समझने के बाद जो यानचेंग दांत पीसते हुए बोला, मैं समझ गया, मैं उससे बदला नहीं लूंगा। लेकिन जो वेनलियांग ने फिर सिर हिलाया। तुम अभी भी नहीं समझे। युएलिन शहर में हत्या मना है, लेकिन दुर्घटनावश मौत कभी मना नहीं रही। कल मॉक परीक्षा है। परीक्षा का स्थान एक सीक्रेट रियल्म होगा। अंदर बहुत से दैत्य बीस्ट हैं। अगर एक एफ ग्रेड बीस्ट मास्टर के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो वह सामान्य बात है ना? जो यानचेंग खुशी से भर गया, लेकिन जल्द ही उसे एक समस्या याद आई। अगर वह परीक्षा में शामिल ही न हो तो? जो वेनलियांग ने व्यंग्य से कहा, तो वह सिर्फ अनुपस्थित माना जाएगा। उस समय तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसकी जिंदगी खुद नरक बन जाएगी। अगले दिन मैं स्कूल पहुंचा। क्योंकि जागृति के दिन मेरा जो यानचेंग से झगड़ा हुआ था, इसलिए कई लोग मुझसे दूरी बना रहे थे। क्लास टीचर जियांग यूरो मेरे सामने आई। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय लिन जियांग मेरे सामने आ गई। उसके कंधे पर चश्मा पहने बेहद आकर्षक गौरैया बैठी थी। लिन जियांग घमंड से बोली, मेरी यह कॉपर स्पैरो एक हाई लेवल ब्लड लाइन बीस्ट है। यंग मास्टर जो ने इसे खरीदने के लिए 8 लाख गोल्ड कॉइन खर्च किए हैं। तुम इसे देखकर जलना मत। वैसे भी तुम एफ ग्रेड बीस्ट मास्टर टैलेंट वाले हो, चाहकर भी ऐसा बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो यानचेंग भी आगे आया और ताना मारते हुए बोला, एक एफ ग्रेड टैलेंट वाला कचरा आज भी परीक्षा देने आया है? मरने से डर नहीं लगता? मेरी नजर ठंडी हो गई। कल की पिटाई काफी नहीं थी? फिर से मार खाना चाहते हो? जो यानचेंग तुरंत थोड़ा सहम गया, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ। कल उसके पास बीस्ट नहीं था, इसलिए वह मुझसे पिट गया, लेकिन आज उसके पास बीस्ट था। उसका चेहरा तुरंत क्रूर हो गया। मैंने अब एक टॉप टियर टाइगर बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है, ग्रेव फ्लेम हंटिंग टाइगर। क्या तुम्हें लगता है कि अब भी तुम मेरे मुकाबले हो? यह कहते ही उसने अपना बीस्ट बुला लिया। आग में लिपटा हुआ एक विशाल बाघ सबके सामने प्रकट हुआ। हालांकि वह अभी सिर्फ एक शावक था, फिर भी उसमें राजा जैसी आभा थी। क्या शानदार बीस्ट है, वाकई जो ग्रुप के बड़े बेटे के योग्य। इसे
खरीदने में बहुत पैसा लगा होगा ना। चारों तरफ से आती प्रशंसा सुनकर झो यानचेंग बेहद घमंडी हो गया। मेरा ग्रेव फ्लेम हंटिंग टाइगर एक एपिक ग्रेट ब्लड लाइन बीस्ट है। भले ही अभी शिशु अवस्था में हो, फिर भी तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर सकती है। लेकिन मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ यह बाघ मुझे डरा देगा? मेरा शांत भाव देखकर झो यानचेंग गुस्से से भर उठा। अगर स्कूल के अंदर लड़ाई प्रतिबंधित न होती तो शायद वह अपनी ग्रेव फ्लेम हंटिंग टाइगर को मुझे वहीं मार डालने का आदेश दे देता। बस मुंह चलाते रहो। मॉक एग्जाम में मैं सलाह दूंगा कि मेरे सामने घुटने टेक कर दया की भीख मत मांगना। तभी एक तीखी चीख पूरे छिंग्युए हाई स्कूल के आसमान में गूंज उठी। लाल पोशाक पहने प्रतिभाशाली स्कूल ब्यूटी लू जिनहोंग एक विशाल सुनहरी चिड़िया पर सवार होकर धीरे धीरे नीचे उतरी। वह क्या है? क्या वह एल्फ गॉड एम्परर हो सकता है? वह तो पौराणिक पवित्र बीस्ट है। लू जिनहोंग वास्तव में पवित्र बीस्ट के शिशु को कॉन्ट्रैक्ट करने में सफल हो गई। लेकिन लू जिनहोंग ही छिंग्युए हाई स्कूल की सबसे शक्तिशाली प्रतिभा थी। लू जिनहोंग के आते ही झो यानचेंग की सारी चमक दब गई और लिन जियांग की कॉपर स्पैरो तो डर के मारे लगातार चीखने लगी। वह सीधे लिन जियांग की बाहों में छिपकर मरे होने का नाटक करने लगी। यहाँ तक कि मैंने भी अनायास उसकी ओर एक अतिरिक्त नजर डाली। मैंने चुपके से महान नेत्र सक्रिय किया और एल्फ सम्राट की जानकारी देखी। एल्फ सम्राट जाति, दिव्य सम्राट जाति, रक्त रेखा, सम्राट स्तर, प्रतिभा, अग्नि सम्राट। इतनी विस्तृत जानकारी देकर मैं बेहद हैरान रह गया। वाकई महान नेत्र कमाल का था। लगभग एल्फ सम्राट का पूरा रहस्य देख लिया था। उसी समय छिंग्युए हाई स्कूल के प्रिंसिपल जाओ डेली आगे आए। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी। इस साल हमारे स्कूल में कई प्रतिभाएं उभरी हैं, खासकर लू जिनहोंग जिसने एसएसएस ग्रेड बीस्ट मास्टर प्रतिभा जागृत की है। हालांकि मैं जिसे सब प्रतिभाशाली मानते थे अब कमजोर पड़ गया हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाकी छात्रों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है विद्यार्थियों, ध्यान दो। मॉक परीक्षा शुरू होने वाली है। अब मैं परीक्षा के नियम घोषित करता हूँ। यह मॉक परीक्षा वास्तव में बीस्ट मास्टर महापरीक्षा की योग्यता परीक्षा है। केवल वही छात्र आगे की महापरीक्षा में भाग ले सकेंगे जो इस मॉक परीक्षा को पास करेंगे। परीक्षा यूएलिंग सिटी सीक्रेट रियलम में आयोजित होगी। रियलम के भीतर बड़ी संख्या में निम्न स्तरीय स्पिरिट बीस्ट छोड़े गए हैं। तुम्हें उन स्पिरिट बीस्ट को मारकर अपने बीस्ट को विकसित करना होगा। जैसे ही तुम्हारा बीस्ट ग्रोथ स्टेज में प्रवेश करेगा तुम परीक्षा पास मान लिए जाओगे। रियलम 2 दिनों तक खुला रहेगा। यह सुनते ही कई छात्र उत्साह से भर उठे। इस दुनिया में बीस्ट को बढ़ने के लिए विभिन्न स्पिरिट बीस्ट और दैत्य बीस्ट को मारना पड़ता था ताकि उनसे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की जा सके। किसी बीस्ट को शैशव अवस्था से ग्रोथ स्टेज में पहुंचने के लिए सामान्यतः 1000 से अधिक आध्यात्मिक शक्ति चाहिए होती थी और जितना शक्तिशाली बीस्ट होता उसकी वृद्धि के लिए उतनी ही अधिक शक्ति चाहिए होती। मैं भी धीरे धीरे उत्साहित होने लगा। मैं जानना चाहता था कि कथुलू को बढ़ने के लिए आखिर कितनी शक्ति चाहिए होगी। उसी समय प्रिंसिपल की आवाज फिर गूंजी। सभी छात्र मेरे साथ रियल्म की ओर चलें। स्कूल के बाहर कई बसें तैयार हैं। सभी कक्षाओं के छात्र बसों में चढ़ गए। कुछ ही देर बाद हम रियल्म के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। यहाँ पहले से ही कई छात्र इकट्ठा थे। मैं कतार के सबसे आगे खड़ा था। तभी मेरे बगल में खड़ी लू जिनहोंग अचानक मुड़ी और बोली, मैं तुम्हें अनुमति देती हूँ कि तुम इस परीक्षा में मेरे साथ टीम बनाओ। मैंने मुड़कर आश्चर्य से मुस्कुराते हुए कहा, अरे लू बड़ी सुंदरी, आज मुझे निमंत्रण देने का मन कैसे हो गया? लू जिनहोंग ने शांत स्वर में कहा, पिछले 3 वर्षों से मैं तुम्हें पकड़ने के लिए लगातार मेहनत कर रही थी, लेकिन अब तुम्हारा भविष्य खत्म हो चुका है। मैं बस तुम्हारी थोड़ी मदद कर रही हूँ। आज के बाद तुम और मैं अलग अलग दुनियाओं के लोग होंगे। उसकी आवाज बेहद ठंडी और घमंडी थी। मेरे कानों में यह बहुत बुरा लगा। यह मदद नहीं, सीधा अपमान और दया थी। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जरूरत नहीं। यह कहकर मैं सीधे रियल्म के भीतर प्रवेश कर गया। लू जिनहोंग की आंखों में निराशा झलकने लगी। जो लोग अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं कर सकते वे कभी मजबूत नहीं बन सकते। अगर तुम अच्छाई बुराई नहीं समझते तो मुझे भी तुम्हारी मदद न करने का दोष मत देना। एक चमकदार रोशनी फैली और मैं एक अनजान जंगल में प्रकट हुआ। मैंने अपना बायां हाथ खोला। मेरी हथेली पर हल्के पीले रंग का एक विशेष चिन्ह दिखाई दिया। मानसिक शक्ति से उस चिन्ह को सक्रिय कर मैं कभी भी शुरुआती रियल्म से बाहर जा सकता था। मैं अभी कुछ कदम ही चला था कि मुझे आसपास हल्की आवाजें सुनाई दी। एक पारदर्शी सांप धीरे धीरे मेरी ओर रेंगता हुआ आया। उसकी जीभ नीली और लाल थी और दिखने में वह बेहद प्यारा लग रहा था। वर्चुअल स्पिरिट स्नेक। मैंने तुरंत उसे पहचान लिया। दिखने में भले ही वह प्यारा था लेकिन उसका जहर बेहद घातक था। वह सांप उत्सुकता से मुझे देख रहा था। लगता था वह मुझे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है। काफी चालाक था लेकिन यह मेरे खिलाफ काम नहीं करने वाला था। मैंने तुरंत कथुलू को बुला लिया। महान कथुलू इसी क्षण अवतरित हुआ। काले धुएं ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया जिससे कोई उसकी असली शक्ल साफ नहीं देख पा रहा था। कथुलू के प्रकट होते ही वर्चुअल स्पिरिट स्नेक डर के मारे कांप उठा। वह तुरंत भागने के लिए मुड़ा लेकिन कथुलू उसे मौका क्यों देता। बिजली जैसी तेजी से एक लंबा टेंटेकल निकला और तुरंत सांप को जकड़ लिया। हल्का सा दबाव पड़ते ही वर्चुअल स्पिरिट स्नेक खून की धुंध में बदल गया। वाकई कथुलू अद्भुत था। हालांकि वर्चुअल स्पिरिट स्नेक कमजोर स्पिरिट बीस्ट था लेकिन उसकी गति बेहद तेज थी। सामान्य लोगों के लिए उसे मारना आसान नहीं था लेकिन कथुलू ने उसे पल भर में खत्म कर दिया। सांप के मरते ही उसका शरीर प्रकाश बनकर कथुलू के भीतर समा गया। कथुलू ने लेवल 1 वर्चुअल स्पिरिट स्नेक को मारा। 10 आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। उसी समय मुझे सिस्टम का संदेश मिला, कथुलू ग्रोथ प्रोग्रेस डेंस एंड 1000। कथुलू को अपग्रेड होने के लिए 10,000 आध्यात्मिक शक्ति चाहिए थी। यह दूसरे बीस्ट की तुलना में 10 गुना ज्यादा था। यह देखकर मेरा चेहरा हरा पड़ गया। अगर मैं सिर्फ वर्चुअल स्पिरिट स्नेक ही मारूं तो कथुलू को विकसित करने के लिए कम से कम 500 सांप मारने पड़ेंगे। छोड़ो, वैसे भी इस जगह कथुलू लगभग अजेय है। सीधे रास्ते में सबको मारते चलते हैं। यह सोचकर मैं और तेजी से आगे बढ़ने लगा। कथुलू ने लेवल 2 विंड वुल्फ को मारा। कथुलू ने लेवल 2 पावर
टावर लेपर्ड को मारा। जंगली स्प्रिट बीस्ट और बीस्ट मास्टर के बीस्ट अलग होते थे। जंगली स्प्रिट बीस्ट का स्तर 1 से 999 तक होता था। लेवल विंग से 10 तक के बीस्ट सामान्यतः बीस्ट मास्टर के शैशव अवस्था वाले बीस्ट के बराबर होते थे और इस शुरुआती रियलम में सिर्फ लेवल 10 से नीचे के बीस्ट ही नहीं थे। रियलम की गहराई में लेवल 10 से ऊपर के बीस्ट भी मौजूद थे। उन्हें विशेष रूप से चिन्हित किया गया था और परीक्षार्थियों को चेतावनी दी गई थी कि वहां न जाएं। लेकिन मेरे लिए तो वहां जाना तय था। अगले कुछ घंटों तक मैं कथुलु के साथ लड़ते हुए रियलम की गहराई में बढ़ता गया। करीब 2-3 घंटे बाद अचानक मुझे चेतावनी मिली, आप रियलम के गहरे क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यह क्षेत्र अत्यंत खतरनाक है, कृपया तुरंत लौट जाएं। मेरी हथेली का चिन्ह भी पीली रोशनी से चमकने लगा, मानो मुझे तुरंत वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो। मैं हंस पड़ा, अगर तुम कहो और मैं तुरंत लौट जाऊं तो क्या मैं बहुत डरपोक नहीं लगूंगा? यह कहकर मैं कथुलु को लेकर और गहराई में चला गया। दूसरी ओर झोउ यानचेंग अपने गुर्गों के साथ पूरे रियलम में मुझे ढूंढ रहा था, लेकिन उसे मेरा कोई निशान नहीं मिला। इससे वह बेहद चिढ़ गया। एक गुर्गे ने कांपते हुए कहा, बॉस क्या वह रियलम की गहराई में चला गया होगा? दूसरे गुर्गों ने भी कहा, हमने बाहरी क्षेत्र पूरा खोज लिया है, अगर वह यहाँ नहीं है तो सिर्फ गहराई ही बचती है। झोउ यानचेंग का चेहरा तुरंत खराब हो गया। एक F ग्रेड प्रतिभा वाला कचरा रियलम की गहराई तक जाने की हिम्मत करता है? क्या उसे अपनी जान की परवाह नहीं? उसी समय एक और गुर्गा भागता हुआ आया, बॉस मैंने उसे ढूंढ लिया, वह सचमुच गहराई की ओर गया है। झोउ यानचेंग तुरंत गुस्से से भर उठा, वह बेवकूफ सच में मरना चाहता है। चलो चाहे वह गहराई में ही क्यों न गया हो, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। लेकिन बॉस उसके साथ शायद कोई बहुत शक्तिशाली बीस्ट है। वह गुर्गा कुछ और कहना चाहता था, लेकिन झोउ यानचेंग ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैंने अपनी गति और तेज कर दी और तुरंत बाकी लोगों को लेकर वहां पहुंच गया। जैसे जैसे हम रियलम की गहराई में बढ़ते गए, कथुलु की वृद्धि 1/3 तक पहुंच गई। इस समय आसमान में सूरज डूब रहा था। मैंने रास्ते में पकड़ी गई मैग्नेटिक लेग भेड़ से बारबेक्यू बनाना शुरू किया। कुछ ही देर में मांस पककर तैयार हो गया। मैंने तुरंत एक टुकड़ा खाया, वाह कितना स्वादिष्ट है। पास खड़ा कथुलु अचानक अजीब आवाज निकालने लगा। उसके कई टेंटेकल हल्के हल्के हिल रहे थे। तुम्हें भी खाना है? यह देखकर मैंने तुरंत उसे भुना हुआ मटन का एक टुकड़ा दे दिया। कथुलु को गर्मी की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने सीधे टेंटेकल से मांस लपेटा और निगल गया। उसी समय कई परछाइयां तेजी से पास आने लगी। आग की रोशनी है, वहां कोई है, जल्दी चलो। यह हलचल तुरंत मेरा ध्यान खींच लाई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कई लोग तेजी से मेरी ओर भागते हुए आ रहे थे। बीच में खड़े व्यक्ति को देखते ही मैं भौहें सिकोड़ बैठा। झोउ यानचेंग मुझे देखते ही खुशी से भर उठा। तुम्हें क्या लगा, अगर तुम रियलम की गहराई में भाग जाओगे तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? अब बताओ कहाँ भागोगे? मैंने मुंह पर लगा तेल पोंछते हुए कहा। मैं क्यों भागूं? झोउ यानचेंग हंस पड़ा। अगर नहीं भागोगे तो आज तुम्हारी मौत तय है। मैंने शांत स्वर में पूछा, तो तुम मुझे मारने आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता शहर में हत्या करना मना है? झोउ यानचेंग गर्व से बोला, बिल्कुल पता है, लेकिन शहर में दुर्घटनावश मौत अपराध नहीं मानी जाती। यहाँ सिर्फ तुम हो और हम हैं। अगर मैं तुम्हारी लाश को किसी स्प्रिट बीस्ट द्वारा मारे गए इंसान जैसा बना दूं तो कौन साबित करेगा कि मैंने तुम्हें मारा है? ये सुनकर मैं अचानक उत्साहित हो गया। ओह, तो ऐसा भी किया जा सकता है? झोउ यानचेंग तुम तो सच में बड़े जीनियस निकले। यह सुनकर झोउ यानचेंग जोर जोर से हंसने लगा। अच्छा है कि तुम्हें पता चल गया। मेरे पिताजी बचपन से ही कहते आए हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। पास खड़े एक गुर्गे ने धीरे से कहा, बॉस वह घुमा फिराकर आपको बेवकूफ कह रहा है। ये सुनते ही झोउ यानचेंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। साले अभी भी मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत है? आज तुम्हारी मौत निश्चित है। ग्रेव फ्लेम हंटिंग टाइगर निकलो। आग में लिपटा हुआ ग्रेव फ्लेम हंटिंग टाइगर तुरंत उसके सामने प्रकट हो गया, लेकिन बाहर आते ही उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में गहरा भय था, जैसे उसने कोई बेहद भयानक चीज देख ली हो। झोउ यानचेंग हैरान रह गया। ग्रेव फ्लेम हंटिंग टाइगर तुम्हें क्या हुआ? जल्दी हमला करो, उस कचरे को मार डालो। लेकिन बाघ आगे बढ़ने के बजाय कांपता हुआ जमीन पर बैठ गया। उसके मुंह से कमजोर सी म्याऊं जैसी आवाज निकली। मैं ठंडी हंसी हंसा। लगता है तुम्हारा बाघ हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, तो क्यों ना मैं ही शुरू करूं? अचानक एक काला टेंटेकल बिजली की तरह बाहर निकला। उसने सीधे ग्रेव फ्लेम हंटिंग टाइगर को जकड़ लिया। अगले ही पल टेंटेकल ने जोर लगाया और पूरा बाघ चकनाचूर हो गया। एपिक रक्त रेखा वाला बीस्ट चीख तक नहीं पाया। झोउ यानचेंग डर से कांप उठा। ये क्या चीज है? मेरा ग्रेव फ्लेम हंटिंग टाइगर। एक गुर्गा चीख पड़ा, बॉस उसके बीस्ट को देखो। अब जाकर सभी ने साफ देखा कि मेरे पास एक विशाल राक्षस खड़ा था। उसका पूरा शरीर काले धुएं से ढका हुआ था। उसके शरीर से ऑक्टोपस जैसे अनगिनत टेंटेकल निकल रहे थे। ये आखिर कैसा राक्षस है? झोउ यानचेंग और बाकी लोगों की खोपड़ी सुन्न पड़ गई। सिर्फ उसे देखकर ही उन्हें मौत का डर महसूस होने लगा। मेरे होंठों पर खतरनाक मुस्कान उभर आई। इतनी मेहनत करके मुझे मारने आए हो तो फिर यहीं मर जाओ। इसके बाद मैंने तुरंत कथुलु को सामूहिक पागलपन इस्तेमाल करने का आदेश दिया। ध्वनि तरंगें चारों ओर फैल गईं। झोउ यानचेंग और उसके साथियों ने भयभीत होकर महसूस किया कि उनके शरीर अब उनके नियंत्रण में नहीं रहे। उनकी आंखों में डर भर गया। वे बोलना चाहते थे लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे उनकी आंखें भी खाली होने लगी। फिर सभी लोग एक साथ अजीब मंत्र बुदबुदाने लगे। वे किसी कट्टर भक्त की तरह पागलों की तरह नाचने लगे। कुछ ही सेकंड बाद वे एक दूसरे पर हमला करने लगे। करीब आधे मिनट बाद उनके शरीरों से रोशनी निकलने लगी। फिर उनके शरीर टूटकर बिखर गए और अंततः शून्य में विलीन हो गए। सफलतापूर्वक 7 मनुष्यों की बलि दी गई। आपके कथुलु ने भय आस्था प्राप्त की। भय आस्था? मैं थोड़ा उलझ गया। जल्द ही सिस्टम ने जवाब दिया, कृपया कथुलु को जल्द से जल्द पूर्ण रूप में विकसित करें ताकि अधिक सुविधाएं अनलॉक की जा सकें। मैंने सिर हिलाया। छोड़ो, बाद में देखेंगे। मैंने इन सब बातों को दिमाग से निकाल दिया। अलाव बुझाने के बाद मैं कथुलु को लेकर वहां से चला गया। दूसरी ओर लू जिनहोंग भी रास्ते भर लड़ते हुए रियल्म की गहराई तक पहुंच चुकी थी। क्या शाम हो गई? अब आराम करने के लिए जगह ढूंढनी चाहिए। लू जिनहोंग अपने एल्फ सम्राट पर सवार होकर नीचे का इलाका देख
रही थी। जल्द ही उसे एक खुला मैदान दिखाई दिया। उसने तुरंत एल्फ सम्राट को नीचे उतरने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही वह अपना बीस्ट वापस लेने लगी, वह अचानक रुक गई। एल्फ सम्राट का शरीर हल्के हल्के कांपने लगा। उसके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। लू जिनहोंग चौंक गई। शाओजिन, तुम्हें क्या हुआ? एल्फ सम्राट ने अपने पंखों से खुद को कसकर ढक लिया। उसका कांपना और भी बढ़ गया। लू जिनहोंग ने तुरंत उसकी स्थिति जांची। जल्द ही उसे कारण दिख गया। तीव्र मानसिक हस्तक्षेप के अवशेष से प्रभावित, युद्ध करने की क्षमता खो चुकी है। मानसिक हस्तक्षेप के अवशेष? ये क्या चीज है? क्या आसपास कोई अत्यंत शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट घूम रहा है? लेकिन एल्फ सम्राट की रक्त रेखा अत्यंत शक्तिशाली थी। वह सम्राट स्तर की रक्त रेखा रखता था। अगर शाओजिन तक डर गया था तो सामने वाले बीस्ट की रक्त रेखा कम से कम ओवरलॉर्ड या शायद मिथकीय स्तर की होनी चाहिए थी। लू जिनहोंग का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसकी आंखों में गहरा जन भर गया। शुरुआती रियलम में ओवरलॉर्ड रक्त रेखा वाला बीस्ट होना असंभव है, तो इसका मतलब ये किसी का कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट है। क्या युएलिंग सिटी में कोई ऐसा महान प्रतिभाशाली व्यक्ति आ गया है जिसके बारे में मुझे पता तक नहीं? लू जिनहोंग कांपते हुए एल्फ सम्राट को देखने लगी। वह पूरी तरह असमंजस में थी। अच्छी बात यह थी कि मानसिक दबाव का असर जल्दी खत्म हो गया। करीब 1 मिनट बाद एल्फ सम्राट का कांपना धीरे धीरे बंद हो गया। उसने 2 बार आवाज निकाली और आखिरकार सामान्य हो गया। लू जिनहोंग ने राहत की सांस ली और उसे कसकर गले लगा लिया। एल्फ सम्राट ने भी हल्की आवाज निकाली, मानो कह रहा हो, मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया। लू जिनहोंग ने सिर हिलाया। ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने भी नहीं सोचा था कि यहाँ इतना शक्तिशाली बीस्ट मौजूद होगा। यह सोचते ही उसकी आंखों में उत्साह चमक उठा। पिताजी हमेशा कहते थे आसमान से ऊपर भी आसमान होता है। अब लगता है वह सच था। ली मोरान के पतन के बाद मुझे लगा था अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जो मेरा ध्यान खींच सके, लेकिन अब लगता है एक और मिल गया है। मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगी और फिर तुम्हें पार करूंगी। लू जिनहोंग ने आसपास का निरीक्षण किया। उसे बुझा हुआ अलाव और कई मैग्नेटिक लेग भेड़ों की लाशें दिखाई दी। इन निशानों को देखकर उसने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि वह शक्तिशाली व्यक्ति ज्यादा दूर नहीं गया होगा। शाओजिन, चलो। वह एल्फ सम्राट को लेकर उसी दिशा में निकल पड़ी जिस ओर मैं गया था। दूसरी ओर मैं कथुलू के साथ और भी कई स्प्रिट बीस्ट मार चुका था। काफी देर हो गई है। मुझे भी अब थकान महसूस होने लगी थी। बाकी कल करेंगे। कुछ ही देर बाद मैंने एक साधारण तंबू तैयार कर लिया। साथ ही लकड़ियां इकट्ठा करके आग भी जला ली। सब कुछ तैयार करने के बाद मैंने कथुलू को वापस अपने बीस्ट स्पेस में बुला लिया। तभी अचानक एक हलचल ने मेरा ध्यान खींच लिया। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए हाथ उठाया और कथुलू को बुलाने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल मुझे एक परिचित आकृति दिखाई दी। कथुलू को बुलाने की मेरी हरकत आधे रास्ते में ही रुक गई। लाल पोशाक पहने लंबे बालों वाली एक लड़की अपने एल्फ सम्राट के साथ मेरे सामने आ खड़ी हुई। लू जिनहोंग ने हल्का सा भौहें चढ़ाई। वह असल में उस रहस्यमयी प्रतिभाशाली व्यक्ति को खोजने आई थी, लेकिन उसने यहाँ मुझे देखा। तुम यहाँ कैसे हो? एक एस ग्रेड प्रतिभा वाला बीस्ट मास्टर। क्या यह हो सकता है कि एल्फ सम्राट उसी चीज से डर गया था? ये सोचते ही मेरा चेहरा अजीब हो गया। क्या यह लड़की जिस व्यक्ति की बात कर रही है वह मैं ही हूँ? मैं मन ही मन सोचने लगा कि क्या मुझे कथुलू को बुला देना चाहिए, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद मैंने यह विचार छोड़ दिया। यह लड़की तो हर जगह ताकतवर लोगों को खोजने का शौक रखती है, तो उसे खोजने दो। मैं भी देखना चाहता था कि आखिर उसे मुझे पहचानने में कितना समय लगेगा। इसलिए मैंने बिना झिझक कहा, मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता। मैंने किसी को नहीं देखा। मेरे इस लगातार 3 बार साफ इनकार करने पर लू जिनहोंग थोड़ा चिढ़ गई, लेकिन उसने ज्यादा बहस नहीं की और मुड़कर जाने लगी। कुछ कदम चलने के बाद वह फिर पलटी और बोली, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस रियल्म से निकल जाओ। तुम्हारी प्रतिभा के साथ यहाँ रहना सिर्फ मौत का इंतजार करना है। आखिर उसने 3 साल तक मुझे दबा कर रखा था। मैं कभी वह व्यक्ति था जिसे वह पीछे छोड़ना चाहती थी। हालांकि अब मैं गिर चुका था, फिर भी लू जिनहोंग नहीं चाहती थी कि मैं इतनी बेकार मौत मरूं, वरना उसके पिछले 3 साल की मेहनत मजाक बन जाती। मैंने शांत स्वर में कहा, तुम बस अपना ध्यान रखो। लू जिनहोंग का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। अच्छे बुरे की समझ ही नहीं है तुम्हें। भविष्य में बहुत कष्ट झेलोगे। उसने भलाई से चेतावनी दी थी, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। इससे उसके मन में भी थोड़ा गुस्सा भर गया। वह तुरंत एल्फ सम्राट को लेकर दूर चली गई। मैंने बेबस होकर सिर हिलाया और तंबू में घुस गया। स्लीपिंग बैग बिछाकर मैं आराम से सोने ही वाला था कि अचानक एक तीखी चीख सुनाई दी। मैं तुरंत तंबू से बाहर निकला और दृश्य देखकर ठिठक गया। लू जिनहोंग एल्फ सम्राट पर खड़ी होकर आसमान में उड़ रही थी, लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही आसपास से कई विशाल चीलें निकल आईं। वे लगातार एल्फ सम्राट पर हमला करने लगी। ब्लू फेदर जाइंट ईगल। मैंने तुरंत उन्हें पहचान लिया। ब्लू फेदर जाइंट ईगल बेहद क्रूर स्पिरिट बीस्ट थे। शुरुआती रियलम में सबसे कमजोर ब्लू फेदर जाइंट ईगल भी लेवल 15 से ऊपर होता था। हालांकि एल्फ सम्राट की रक्त रेखा बहुत ऊंची थी, लेकिन वह अभी शैशव अवस्था में था। उसके लिए इन विशाल चीलों का सामना करना असंभव था, खासकर जब कई चीलें एक साथ हमला कर रही थीं। लू जिनहोंग हवा में संतुलन नहीं रख पाई। एक चीख के साथ वह सीधे नीचे गिरने लगी। उस लड़की की शारीरिक क्षमता के हिसाब से इतनी ऊंचाई से गिरना निश्चित मौत थी। मुसीबत ढूंढने में माहिर है। यह देखकर मैं और देर नहीं कर सका। मैंने तुरंत कथुलू को बुला लिया। कथुलू के शरीर से घना काला धुआं निकलने लगा। उसने मुझे भी अपने धुएं के भीतर छिपा लिया। फिर उसकी गति अचानक बेहद भयावह हो गई। पलक झपकते ही वह लू जिनहोंग के नीचे पहुंच गया। कई टेंटेकल बिजली की तरह निकले और कुछ ही क्षण में उन ब्लू फेदर जाइंट ईगल को भेद डाला। एक टेंटेकल ने मजबूती से लू जिनहोंग को पकड़ लिया, ठीक जमीन पर गिरने से पहले। फिर उसने धीरे से उसे जमीन पर उतार दिया। एल्फ सम्राट तुरंत नीचे झपटा अपने मालिक की रक्षा करने के लिए, लेकिन अगले ही पल उसने कुछ बेहद डरावना देख लिया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत अपने पंखों से खुद को ढक लिया। लू जिनहोंग ने मुश्किल से आंखें खोली। वह भ्रमित होकर आसपास देखने लगी। मैं ठीक हूँ। शाओजिंग, तुम्हें क्या हुआ? जब उसने देखा कि एल्फ सम्राट फिर से कांप रहा है तो वह बेहद हैरान रह गई, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने
अपनी जिंदगी का सबसे अविस्मरणीय दृश्य देखा। 2 मीटर से अधिक ऊंचा एक राक्षस, ओनक्टोपस का सिर, मानव जैसा शरीर, चमगादड़ जैसे विशाल पंख, पूरा शरीर काले धुएं से ढका हुआ। उसके पास काले धुएं में छिपी एक मानव आकृति खड़ी थी जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस पूरे अस्तित्व से अत्यंत शक्तिशाली मानसिक दबाव फैल रहा था। लू जिनहोंग ने सिर्फ एक नजर डाली और उसका दिमाग तुरंत अराजक हो गया। उसे लगा मानो उसकी चेतना अगले ही पल पूरी तरह टूटने वाली हो। उसका पूरा शरीर लगभग पागलपन में डूबने वाला था। लू जिनहोंग ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। उसकी आंखों में गहरा जन ल्यांग भर गया। यह वही व्यक्ति है। अब लू जिनहोंग कैसे नहीं समझती, यही वह रहस्यमयी प्रतिभाशाली इंसान था जिसे वह खोज रही थी। मैंने चिढ़कर डांटा, क्या तुम्हारे पिछले 3 साल की पढ़ाई सब कुत्तों को खिला दी गई? रात का समय ब्लू फेदर जाइंट ईगल के सबसे सक्रिय होने का समय होता है, फिर भी तुम आसमान में उड़ने की हिम्मत कर रही थी। मेरी आवाज जब कथुलू की काली धुंध से होकर निकली तो वह बेहद रहस्यमयी और खालीपन से भरी सुनाई देने लगी। ऊपर से मेरा पूरा शरीर भी धुएं में ढका हुआ था, इसलिए लू जिनहोंग मुझे पहचान ही नहीं पाई। मेरी डांट सुनकर वह थोड़ी डर गई, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया। आखिर उसकी और मेरी कोई पहचान नहीं थी, तो सामने वाला उसे इस तरह डांटने वाला कौन होता था? लू जिनहोंग धीरे धीरे उठी। उसने दांत भींचे और उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी और दुख उभर आया। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरी जिंदगी के फैसले मैं खुद कर सकती हूँ। उसके सामने खड़ा व्यक्ति वही प्रतिभा था जिसे वह एक दिन पार करना चाहती थी, इसलिए वह अपनी कमजोरी ज्यादा नहीं दिखाना चाहती थी। मैं सचमुच हंस पड़ा। खुद फैसले करोगी? अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो आज तुम मर चुकी होती। अगर यह बेवकूफी नहीं है तो और क्या है? लू जिनहोंग ने सिर झुका लिया। वह न कुछ बोल रही थी न हार मान रही थी। उसे देखकर मैं थोड़ा बेबस हो गया। 3 साल के हाई स्कूल जीवन में मैं उसके स्वभाव को अच्छी तरह समझ चुका था। वह अंदर से बेहद जिद्दी थी। मैंने झुंझलाकर कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, अगली बार फिर मुसीबत में फंसो तो यह मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। यह कहकर मैं मुड़कर जाने लगा, लेकिन मुझे जाते देख लू जिनहोंग अचानक बेचैन हो गई। रुको, कृपया अपना नाम और स्कूल बताइए। मैं लू जिनहोंग उपकार कभी नहीं भूलती। आपकी यह जान बचाने वाली कृपा मैं हमेशा याद रखूंगी। यह सुनकर मेरे चेहरे का भाव बड़ा मजेदार हो गया। तुमने अभी तक नहीं पहचाना कि मैं कौन हूँ? लू जिनहोंग भी थोड़ी उलझ गई। मेरा पूरा शरीर धुएं से ढका हुआ था। उसे सिर्फ मेरी हल्की सी आकृति दिखाई दे रही थी, इसलिए उसने सिर हिला दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं कथुलू के बहुत करीब खड़ा था। कथुलू की धुंध ने मुझे भी पूरी तरह ढक रखा था, लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या आवाज से भी नहीं पहचाना? जल्द ही मुझे समझ आ गया, मेरी आवाज धुंध से गुजरकर बदल चुकी थी। ये सोचते ही मेरे मन में अचानक शरारत सूझी। मैंने गंभीर स्वर में कहा, तुम मुझे पिताजी कह सकती हो। जहाँ तक स्कूल का सवाल है, उसकी क्या जरूरत? जब बीस्ट मास्टर महापरीक्षा होगी तब मेरी पहचान खुद सामने आ जाएगी। ये कहकर मैं बेहद स्टाइल से मुड़ा और कथुलू को लेकर वहाँ से चला गया। यह अजीब नाम सुनकर लू जिनहोंग को हमेशा कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन मुझे दूर जाते देख उसके भीतर अचानक लड़ने की इच्छा जाग उठी। पिताजी, अभी मैं आपसे कमजोर हूँ, लेकिन पहले मैं आपके उपकार का बदला चुकाऊंगी और फिर आपको हराऊंगी। ये सुनकर मुझे हंसी रोकना मुश्किल हो गया। उसका यह रूप बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिछले 3 सालों में था। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि बीस्ट मास्टर महापरीक्षा में जब उसे मेरी असली पहचान पता चलेगी तब उसके चेहरे का भाव कितना मजेदार होगा। अगली सुबह मैं फिर कथुलू को लेकर शिकार पर निकल पड़ा। कथुलू की वृद्धि आधे से ज्यादा पूरी हो चुकी थी। अगर कुछ घंटे और शिकार कर लिया तो यह अपग्रेड हो जाएगा। हालांकि रियल्म की गहराई में स्पिरिट बीस्ट का स्तर काफी ऊंचा था, लेकिन कथुलू के सामने वे कुछ भी नहीं थे। जहां भी कथुलू जाता कोई स्पिरिट बीस्ट बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि बाहर आते ही मौत तय थी। कथुलू के टेंटेकल बेहद तेज थे और वे सैकड़ों मीटर तक फैल सकते थे। कुछ घंटे बीत गए, तभी अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी, आपका बीस्ट कथुलू सभी शर्तें पूरी कर चुका है, अब यह ग्रोथ स्टेज में प्रवेश करेगा। जल्द ही मैंने कथुलू में बदलाव महसूस किया। उसके आसपास की काली धुंध अचानक और घनी हो गई। उसकी उपस्थिति बेहद भयावह हो उठी, यहाँ तक कि उसकी मानसिक शक्ति भी कई गुना बढ़ गई। आसपास कई 100 मीटर के भीतर मौजूद सभी स्पिरिट बीस्ट डर से कांपने लगे। कथुलू का शरीर भी लगातार बड़ा होने लगा। अब उसकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर हो चुकी थी। कुछ मिनट बाद विकास प्रक्रिया पूरी हो गई। आपका बीस्ट कथुलू सफलतापूर्वक ग्रोथ स्टेज में प्रवेश कर चुका है। सामूहिक पागलपन कौशल अधिक शक्तिशाली हो गया है। अब इसमें लक्ष्य को कट्टर भक्त में बदलने की संभावना है। कथुलू ने नया कौशल प्राप्त किया, डीप वन समन। ये संदेश देकर मैं बेहद उत्साहित हो गया। डीप वन भी आ गए तो फिर शोगोथ दूर कैसे हो सकते हैं? मैंने तुरंत कथुलू को डीप वन बुलाने का आदेश दिया। एक अजीब आवाज गूंज उठी। कथुलू के पैरों के नीचे का वातावरण बदलने लगा। ठोस जमीन काले पानी में बदल गई। फिर उस काले पानी से एक एक करके विशाल मछली सिर वाले मानवाकार राक्षस निकलने लगे। कुल 10। वे सभी कथुलू के सेवक डीप वन थे। जैसे ही वे प्रकट हुए, सभी कथुलू के सामने घुटनों के बल झुक गए। उनके मुंह से अजीब मंत्र निकल रहे थे। वे पूरी तरह कट्टर भक्तों जैसे लग रहे थे। सिर्फ उनका रूप देखकर ही मैं काफी संतुष्ट था। इसके बाद मैंने डीप वन की बाकी जानकारी देखी। डीप वन पानी के भीतर सांस ले सकते थे और उनमें अमृता का गुण भी था। जब तक उन्हें मारा न जाए वे कभी नहीं मरते। वे मेरे लिए लड़ सकते थे, बलि अनुष्ठान कर सकते थे और कथुलू के अनुयायियों का विस्तार भी कर सकते थे। कमाल, ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर है। मैं बेहद खुश हो गया। मैंने तुरंत उनकी युद्ध क्षमता जांचने का फैसला किया। मेरे आदेश मिलते ही 10 डीप वन अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। हालांकि वे जल्दी ही मेरी नजरों से ओझल हो गए, लेकिन कथुलू के स्वामी होने के कारण मैं उनकी दृष्टि से सब कुछ देख सकता था। उनमें से 2 डीप वन एक विशाल पृथ्वी दैत्य के क्षेत्र में घुस गए। वे बेहद फुर्ती से उसके चारों ओर घूमने लगे। अपने नुकीले पंजों से वे उसकी त्वचा को लगातार चीर रहे थे। फिर दोनों उस पर चढ़ गए और उसे जकड़कर बेरहमी से काटने लगे। कुछ ही मिनटों बाद वह विशाल दैत्य गिर पड़ा। कथुलू ने लेवल 15 अर्थ टाइटन को मारा। 336 आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। मैं हैरान रह गया। तो
डीप वन द्वारा मारे गए राक्षस भी कथुलू के खाते में जुड़ते हैं, यह देखकर मैं बेहद संतुष्ट हुआ। जब डीप वन चारों दिशाओं में शिकार कर रहे थे, मैं भी कथुलू को लेकर रियल्म की ओर गहराई में बढ़ने लगा। हालांकि मैं परीक्षा का लक्ष्य पहले ही पूरा कर चुका था, लेकिन रियल्म अभी बंद नहीं हुआ था। जितनी ज्यादा ताकत बढ़ेगी बीस्ट मास्टर महापरीक्षा में उतना ही फायदा होगा। तभी अचानक मुझे एक चेतावनी मिली, एक डीप वन मारा गया है। मैं तुरंत चौंक गया। डीप वन की शक्ति लेवल 18 स्पिरिट बीस्ट के बराबर थी, फिर भी उसे मार दिया गया। मैंने तुरंत कथुलू से संपर्क किया और उस डीप वन की मौत का रिकॉर्ड देखने लगा। वह डीप वन बहुत दूर तक चला गया था, रियल्म की सबसे गहरी जगह पर काले रंग के विशाल भेड़ियों का एक झुंड था। उनकी संख्या लगभग 30 से 50 के बीच थी। जैसे ही डीप वन ने उन विशाल भेड़ियों को देखा, दर्जनों भेड़िए एक साथ उस पर टूट पड़े। बेचारा डीप वन बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर पाया। मैंने भी तुरंत उन्हें पहचान लिया। इतने सारे ब्लैक मिस्ट वुल्फ बेहद शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट थे। उनकी गति और ताकत दोनों ही असाधारण थी। सबसे खतरनाक बात यह थी कि वे झुंड में रहते थे। ज्यादातर नए बीस्ट मास्टर्स के लिए वे किसी दुःस्वप्न से कम नहीं थे। रियल्म की गहराई सचमुच खतरनाक है, लेकिन मेरे चेहरे पर डर नहीं बल्कि घातक मुस्कान थी। मेरे अनुयायी को मारने की हिम्मत। अगर मैं इन्हें सबक नहीं सिखाऊं तो ये समझेंगे कि कथुलू का कोई गुस्सा ही नहीं है। मैं कथुलू को लेकर सीधा उन भेड़ियों के क्षेत्र की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में मैं वहां पहुंच गया। चारों ओर लंबी और भयावह भेड़ियों की हुआ गूंज रही थी। मेरे आते ही पूरा झुंड सतर्क हो गया। कई धीमी गुर्राहटें सुनाई दी। वह साफ चेतावनी थी। मैंने सामने फैले झुंड को देखकर होंठों पर मुस्कान लाई। इतने सारे भेड़िए, अगर सबको मार दूं तो कितनी आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी। मेरे होंठों पर खतरनाक मुस्कान उभर आई। अचानक भेड़ियों की हुआ छोटी और बेचैन हो गई। उन्हें जैसे किसी बड़े खतरे का एहसास हो गया था। उनके पूरे शरीर के बाल खड़े हो गए। मैंने आदेश दिया, सामूहिक पागलपन। मेरे आदेश मिलते ही कथुलू ने तुरंत कार्रवाई की। अजीब ध्वनि तरंगें चारों ओर फैलने लगी। उनके साथ भयावह मानसिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। पूरा भेड़िया झुंड उस मानसिक हमले से ढक गया। ब्लैक मिस्ट वुल्फ तुरंत मानसिक अराजकता में फंस गए। वे अजीब आवाजें निकालने लगे। कोई जमीन पर लौट रहा था, कोई हवा में पंजे मार रहा था। फिर अचानक उन्होंने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। पूरा झुंड खुद ही आपस में लड़ने लगा। एक एक करके विशाल भेड़िए मारे जाने लगे। करीब आधे घंटे बाद आखिरी ब्लैक मिस्ट वुल्फ भी मर गया। तभी मेरे चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आई। उधर बाहरी दुनिया में लगातार छात्र शुरुआती रियल्म से बाहर निकल रहे थे। हर परीक्षार्थी के बाहर आते ही शिक्षक उसके बीस्ट स्पेस को स्कैन करते थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसका बीस्ट ग्रोथ स्टेज में पहुंचा है या नहीं। अधिकांश छात्रों ने परीक्षा पास कर ली थी। तभी अचानक एक ऊंची पुकार पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। लू जिनहोंग एल्फ सम्राट पर खड़ी होकर रियल्म से बाहर निकली। वह धीरे से चिंगीवे हाई स्कूल के क्षेत्र में उतरी। उसके आते ही असंख्य लोगों का ध्यान उसकी ओर चला गया। वह देखो, वही है चिंगीवे हाई स्कूल की लू जिनहोंग। सुना है उसने एसएसएस ग्रेड बीस्ट मास्टर प्रतिभा जागृत की है। चिंगीवे हाई स्कूल की किस्मत तो सच में चमक गई। चिंगीवे हाई स्कूल के प्रिंसिपल झाओ डेली यह सब सुनकर मुस्कुराते नहीं थक रहे थे। उनके आसपास दूसरे स्कूलों के प्रिंसिपल भी खड़े थे। झाओ डेली जानबूझकर गर्व से बोले, बड़ी अजीब बात है, हमने तो कोई प्रचार भी नहीं किया, फिर भी सबको कैसे पता चल गया कि हमारे स्कूल में एसएसएस ग्रेड प्रतिभा वाला छात्र आया है। उनका यह घमंडी चेहरा देखकर बाकी प्रिंसिपलों के दांत किटकिटाने लगे, लेकिन वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। तभी एक रियल अधिकारी आगे आया। छात्रा, कृपया यहाँ आकर पंजीकरण करें। लू जिनहोंग ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। बाकी प्रिंसिपल भी उत्सुकता से पास आ गए। इस परीक्षा में हर छात्र के हाथ पर मौजूद ट्रांसफर मार्क उसके द्वारा मारे गए स्पिरिट बीस्ट की संख्या रिकॉर्ड करता था। मॉक परीक्षा का परिणाम उसी आधार पर तय होना था। जल्द ही लू जिनहोंग का रिकॉर्ड सामने आया, 589 स्पिरिट बीस्ट। ये संख्या देखते ही कई प्रिंसिपलों की आंखें फैल गईं, खासकर प्रिंसिपल वू की। वह अभी थोड़ी देर पहले अपने छात्रों की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। अब उनका चेहरा सीधा उतर गया। ये कैसे संभव है? इतने सारे स्पिरिट बीस्ट कैसे मार दिए? प्रिंसिपल वू हकलाने लगे। झाओ डेली जोर से हंस पड़े। पुराने वू, मैंने पहले ही कहा था कि हमारे स्कूल के छात्र असाधारण हैं। अब समझ आया? उनका मूड बेहद शानदार हो गया था। एक प्रिंसिपल तुरंत बोला, अरे मुझे याद आया, मेरे घर में काम है, मुझे अभी जाना होगा। दूसरा बोला, मेरे घर की सुअरनी आज बच्चे देने वाली है, मुझे उसकी देखभाल करनी है। ऐसी हालत में बाकी प्रिंसिपल वहाँ टेक ही नहीं पाए। सब अलग अलग बहाने बनाकर तुरंत निकल गए। उनके जाते ही झाओ डेली तेजी से लू जिनहोंग के पास पहुंचे। छात्रा लू, तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक बताओ। लू जिनहोंग कुछ पल सोचकर बोली, प्रिंसिपल, क्या युएलिंग सिटी के किसी स्कूल में बाबा नाम का कोई छात्र है? बाबा? झाओ डेली हैरान रह गए। कितना अजीब नाम है, मैंने कभी नहीं सुना, और मुझे पूरा यकीन है कि बाकी स्कूलों में भी ऐसा कोई छात्र नहीं है। लू जिनहोंग ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। ऐसा कैसे हो सकता है? शुरुआती रियलम में सिर्फ युएलिंग सिटी के हाई स्कूलों के छात्र ही प्रवेश कर सकते हैं, तो बाबा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हो सकता? झाओ डेली ने उसकी उलझन देखकर पूछा। छात्रा लू, तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? लू जिनहोंग ने सिर हिला दिया। कुछ नहीं, उसने यह बात छिपा ली कि उसे बाबा ने पूरी तरह दबा दिया था। वह उसकी अपनी प्रतिष्ठा का सवाल था। झाओ डेली ने भी ज्यादा नहीं पूछा। धीरे धीरे और छात्र बाहर निकलते रहे। अधिकांश लोग अब जा चुके थे, लेकिन लू जिनहोंग वहीं रुकी रही। वह इंतजार करना चाहती थी, शायद बाबा बाहर आए। तभी एक घोषणा सुनाई दी, चिंगयुए हाई स्कूल, लिनजियांग, स्पिरिट बीस्ट किल संख्या 236। यह सुनते ही लोगों का ध्यान उसकी ओर चला गया। वह चिंगयुए हाई स्कूल की 4 महान प्रतिभाओं में से एक है, वाकई नाम के योग्य है। लोगों की प्रशंसा सुनकर लिनजियांग खुशी से भर गई। उसकी चाल तक बदल गई। जल्द ही वह स्कूल के क्षेत्र में लौट आई। झाओ डेली ने हल्के स्वर में कहा, अच्छा किया, लेकिन अभी और मेहनत की जरूरत है। लू जिनहोंग की तुलना में लिनजियांग को सिर्फ सामान्य प्रशंसा मिली। अब शाम होने लगी थी। शुरुआती रियलम बंद होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी था। बाहर आने वाले छात्रों की संख्या भी कम होती जा रही थी। तभी क्लास टीचर जियांग यूरो
घबराई हुई भागती हुई आई। प्रिंसिपल, क्या आपने ली मोरान को देखा है? झाओ डेली तुरंत बोले। टीचर जियांग, इतनी घबराई हुई क्यों है? जियांग यूरो ने धीमे स्वर में कहा, ली मोरान 2 दिनों से रियल्म के भीतर है। उसकी प्रतिभा भी बहुत कमजोर है, लेकिन वह अब तक बाहर नहीं आई। मुझे बहुत चिंता हो रही है। यह सुनकर झाओ डेली की भौहें सिकुड़ गईं। असल में वे भी कभी ली मोरान की बहुत परवाह करते थे, लेकिन किसे पता था कि वह F ग्रेड प्रतिभा जागृत करेगा। तभी लू जिनहोंग बोली, मैंने उसे रियल्म की गहराई में देखा था। उस समय वह अभी जिंदा था, लेकिन अब कहना मुश्किल है। यह सुनते ही जियांग यूरो का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या कहा? रियल्म की गहराई में? यहाँ तक कि झाओ डेली भी चौंक गए। एक F ग्रेड प्रतिभा वाला बीस्ट मास्टर रियल्म की गहराई में क्या करने गया था? क्या वह मौत ढूंढ रहा था? अब शुरुआती रियल्म बंद होने में सिर्फ 3 मिनट बचे थे। झाओ डेली गंभीर स्वर में बोले, टीचर जियांग, रियल्म बस बंद होने वाला है। अगर ली मोरान अब तक बाहर नहीं आया तो शायद। लू जिनहोंग ने भी हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। क्या वह कभी का महान प्रतिभाशाली छात्र सच में शुरुआती रियल्म में मर गया? तभी अधिकारी की आवाज गूंजी, समय समाप्त, रियल्म बंद किया जा रहा है। रियल्म आखिरकार बंद हो गया और ठीक आखिरी क्षण में मेरी आकृति आखिरकार रियल्म के भीतर से बाहर निकल आई। जियांग यूरो तुरंत भागकर मेरी तरफ आई। उनके चेहरे पर डर और राहत दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। बहुत अच्छा हुआ तुम बाहर आ गए। उनकी इतनी चिंता भरी शक्ल देखकर मेरे दिल में हल्का दर्द उठा। मैंने मुस्कुराकर कहा, सॉरी रॉजी, आपको चिंता करनी पड़ी। लू जिनहोंग ने मुझे एक नजर देखा। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। मेरा बिल्कुल सुरक्षित बाहर आना उसकी उम्मीद से बाहर था, लेकिन जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा उलझन में डाला वह यह थी कि बाबा अब तक दिखाई नहीं दिया था। प्रिंसिपल झाओ डेली आगे आए और बोले, छात्र, अब जब तुम बाहर आ गए हो तो जाकर अपना परिणाम दर्ज करा दो। मैंने सिर हिलाया और सीधे कर्मचारियों की ओर बढ़ गया। जल्द ही मेरा परिणाम घोषित कर दिया गया। स्पिरिट बीस्ट किल संख्या 1368। यह संख्या सामने आते ही पूरा मैदान शांत हो गया। झाओ डेली अविश्वास से बोले, क्या कहीं गणना में गलती तो नहीं हुई? एक कर्मचारी तुरंत बोला, हमारी जादुई मुहर विशेष सुदृढ़ीकरण से बनी है। गणना में गलती होना असंभव है। असल में जब उसने मेरा परिणाम देखा था तो वह खुद भी चौंक गई थी। उसने कई बार जांच की, लेकिन हर बार परिणाम बिल्कुल सही निकला। यह असंभव है। लू जिनहोंग अचानक चिल्ला उठी, तुम एक F ग्रेड प्रतिभा वाले बीस्ट मास्टर हो, इतने सारे स्पिरिट बीस्ट कैसे मार सकते हो? मैंने उसकी तरफ हल्की नजर डाली। पिछले 3 सालों में तुम हमेशा मेरी बराबरी करना चाहती थी। तुम्हें कम से कम मुझे चुनौती देने की हिम्मत तो थी, लेकिन अब तुम मेरा परिणाम तक स्वीकार नहीं कर पा रही। लू जिनहोंग की आंखें फैल गईं। उस क्षण उसे फिर वही पुराना मैं दिखाई दिया, वह प्रतिभाशाली छात्र जो 3 साल तक हमेशा उसे दबाए रहा था। झाओ डेली भी बेहद हैरान थे। छात्र, तुमने यह सब कैसे किया? एक F ग्रेड प्रतिभा वाला बीस्ट मास्टर ऐसा परिणाम नहीं ला सकता, लेकिन मैं पहले से तैयार था। हालांकि मैं हमेशा सच नहीं छिपा सकता था, लेकिन प्राचीन रक्त रेखा की बात किसी भी हालत में नहीं बता सकता था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्रिंसिपल, आपको कैसे पता कि मैंने सिर्फ F ग्रेड प्रतिभा ही जागृत की है? झाओ डेली चौंक गए। क्या मतलब? क्या तुमने ड्यूल टैलेंट जागृत किया है? मैंने सिर हिलाया। सिर्फ ड्यूल टैलेंट नहीं, बल्कि चेन टैलेंट। मेरा दूसरा टैलेंट पहले टैलेंट के साथ मिलकर SSS ग्रेड प्रतिभा से भी ज्यादा ताकत पैदा करता है। यह सुनते ही झाओ डेली जोर से हंस पड़े। स्वर्ग सचमुच हमारे चिंगी हाई स्कूल पर मेहरबान है। चेन टैलेंट, यह तो ड्यूल टैलेंट से भी ज्यादा दुर्लभ है। इतिहास में जितने भी चेन टैलेंट वाले प्रतिभाशाली लोग हुए हैं वे सब महान दिग्गज बने हैं। जियांग यूरो भी खुशी से भर गईं। मोरन, तुमने सच में चेन टैलेंट जागृत किया? मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बिल्कुल, वरना मैं इतना अच्छा परिणाम कैसे ला सकता था? झाओ डेली तुरंत और भी खुशामद करने लगे। छात्र मोरन, अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक प्रिंसिपल से कहना। और हाँ टीचर जियांग, इतना उत्कृष्ट छात्र तैयार करने के लिए आपको इस साल का उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार मिलेगा। आपका बोनस और वेतन भी दोगुना किया जाएगा। और छात्र मोरन, इस साल की सारी छात्रवृत्ति और सहायता राशि भी तुम्हें मिलेगी। मैंने उनकी खुशामद को ठुकराया नहीं। आखिर जियांग यूरो की तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, यहाँ तक कि उन्होंने मेरी वजह से घर का किराया तक उधार लिया था। कुछ देर बातचीत के बाद मैंने कहा, प्रिंसिपल, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। झाओ डेली तुरंत बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी जाकर आराम करो। और मोरन छात्र, कल की मुख्य परीक्षा मत भूलना। जरूरत पड़े तो मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मैं हल्का हंस पड़ा। ये प्रिंसिपल सच में लोगों को खुश करना खूब जानते थे। जरूरत नहीं, रॉजी मुझे खुद बुला लेंगी। मैं वहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुरंत विदा ली और जियांग यूरो को लेकर जाने लगा। तभी अचानक लू जिनहोंग मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने होंठ काट रखे थे और उसके चेहरे पर अजीब सी शिकायत थी। क्या तुम वही बाबा हो? मैंने उसे घूरते हुए कहा, क्या बेकार नाम है ये? मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन अगर तुम मुझे बाबा बुलाओगी तो शायद मैं जवाब दे दूं। लू जिनहोंग तुरंत गुस्से से भर गई। आज तक किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। उसने दांत भींचकर कहा, तुम अभी भी मानने को तैयार नहीं हो? रियल्म की गहराई में जिसने मेरी जान बचाई, तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? मैंने फिर सिर हिला दिया। मुझे याद नहीं कि हम कभी मिले हों। लू बड़ी मजाकिया, कहीं तो मुझे इतना याद करते करते भ्रम तो नहीं देखने लगी? मैंने जियांग यूरो की ओर देखा। रॉजी चलिए, यह कहकर मैं उन्हें लेकर सीधे वहाँ से चला गया। लू जिनहोंग दूर जाते मेरे पीछे को देखती रह गई। जितना ज्यादा वह मुझे देखती उतना ज्यादा उसे परिचित महसूस होता और उतना ही ज्यादा गुस्सा आता। बाबा, यह नाम सोचते ही उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके साथ मजाक किया गया है। उसके मन की शिकायत और गहरी हो गई, लेकिन जल्द ही वह शिकायत जिद में बदल गई। तुम मानने से डर रहे हो, है ना? जब मैं तुम्हारी पहचान सबके सामने खोलूंगी तब देखती हूँ तुम कहाँ छिपोगे, और उस दिन मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी। झाओ डेली यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। युवा होना सच में अच्छा है। तभी एक काले सूट वाला मध्य वय पुरुष वहाँ आया। वह था जो समूह का असली मालिक जो वेनलियांग। झाओ डेली ने उसे तुरंत पहचान लिया। अरे बॉस जो, आप यहाँ कैसे? जो वेनलियांग ने ठंडी आवाज में पूछा। मेरा बेटा यानचेंग अब तक बाहर क्यों नहीं आया? ये सुनते ही झाओ डेली का दिल धक से रह गया। जो यानचेंग
यानचेंग बाहर नहीं आया, ये कैसे संभव है? अब रियल्म पूरी तरह बंद हो चुका था। जो बाहर आना था वह आ चुका था। झाओ डेली ने ध्यान से सोचा। उन्हें सच में जो यानचेंग कहीं दिखाई नहीं दिया था। जो वेनलियांग का चेहरा तुरंत बर्फ जैसा ठंडा हो गया। प्रिंसिपल झाओ, मैंने अपने बेटे को तुम्हारे स्कूल में भेजा और तुम्हारे स्कूल में भारी निवेश भी किया। क्या यही तुम्हारा जवाब है? झाओ डेली घबराकर बोले। बॉस जो, कृपया शांत हो जाइए। शायद कोई तकनीकी समस्या हुई है। हो सकता है आपका बेटा किसी दुर्घटना में रियल्म के भीतर फंस गया हो। मैं तुरंत सिटी लॉर्ड ऑफिस से संपर्क करता हूँ। हम रियल्म दोबारा खोलकर खोज दल भेजेंगे, जो वेनलियांग ने ठंडे स्वर में कहा। प्रिंसिपल झाओ, बेहतर होगा कि कल से पहले मेरा बेटा सुरक्षित वापस आ जाए। अगर उसे कुछ भी हुआ तो भविष्य में तुम्हारे चिंगयुए हाई स्कूल को एक भी निवेश नहीं मिलेगा। समय बीते बीते अगला दिन आ गया। चिंगयुए हाई स्कूल का पूरा मैदान छात्रों से भर चुका था। आज बीस्ट मास्टर महापरीक्षा का दिन था। वही परीक्षा जो असंख्य नए बीस्ट मास्टर्स की किस्मत तय करने वाली थी। सामान्यतः प्रिंसिपल झाओ डेली खुद मंच पर भाषण देते, लेकिन अजीब बात यह थी कि आज वे दिखाई ही नहीं दिए। तभी उपराचार्य आगे आए और बोले, सभी छात्रों ध्यान दें, प्रिंसिपल कुछ जरूरी काम में व्यस्त हैं। वे इस समय सिटी लॉर्ड ऑफिस में हैं। आज की परीक्षा में मैं आप सबको परीक्षा केंद्र तक ले जाऊंगा। उनके नेतृत्व में सभी छात्र अपनी अपनी कक्षाओं के अनुसार बसों में बैठ गए। करीब 15 मिनट बाद सभी परीक्षा केंद्र पहुंच गए। तभी आसमान से एक भारी आवाज गूंजी, सभी परीक्षार्थियों ध्यान दें, मैं इस परीक्षा केंद्र का मुख्य परीक्षक जो झेंग हूँ। अब मैं आगे की परीक्षा की घोषणा करने जा रहा हूँ। अब मैं इस वर्ष की मुख्य परीक्षा के नियम घोषित कर रहा हूँ। इस बार की परीक्षा 3 चरणों में विभाजित होगी। पहला चरण समग्र क्षमता परीक्षण, दूसरा चरण वास्तविक युद्ध परीक्षा। सभी परीक्षार्थियों को यादृच्छिक रूप से जंगली क्षेत्रों में भेजा जाएगा, जहाँ उन्हें 3 दिनों तक जीवित रहना होगा। तीसरा चरण ट्रायल टावर, सभी परीक्षार्थी ट्रायल टावर में प्रवेश करेंगे और परीक्षा देंगे। उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए जाएंगे। तीनों चरण पूरे होने के बाद सभी छात्रों के कुल अंकों की गणना की जाएगी और रैंकिंग तय होगी। इसी से इस वर्ष के प्रांतीय टॉपर का चयन होगा। अब सभी परीक्षार्थी पंक्ति बनाकर प्रकाश स्तंभ में प्रवेश करें। यह सुनते ही सभी छात्र लाइन में लग गए। एक एक करके वे प्रकाश स्तंभ के भीतर प्रवेश करने लगे। मैं भी आगे बढ़ा और उसके भीतर चला गया। प्रकाश स्तंभ के अंदर का स्थान बेहद विचित्र था। उस पूरी जगह में सिर्फ मैं अकेला था। चारों ओर सिर्फ सफेद खालीपन फैला हुआ था। तभी एक रोशनी मेरे शरीर पर घूमी, जैसे किसी प्रकार की स्कैनिंग हो रही हो। कुछ ही क्षण बाद मेरी जानकारी सामने उभर आई। उधर परीक्षा केंद्र के बाहर निगरानी कक्ष में मुख्य परीक्षक झो झेंग और बाकी परीक्षक बड़ी स्क्रीन को देख रहे थे। एक एक करके परीक्षार्थियों की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देने लगी और मेरी जानकारी सबसे ऊपर चमक रही थी। एक परीक्षक हैरानी से बोला, यह वही छात्र है जिसने मॉक परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया था, लेकिन इसका टैलेंट तो F ग्रेड है। दूसरे परीक्षक ने कहा, सुना है इसके स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया था कि इस छात्र ने चेन टैलेंट जागृत किया है। चेन टैलेंट, ये तो सच में अविश्वसनीय है। लगता है इस साल युएलिंग सिटी फिर से पूरे प्रांत में मशहूर होने वाली है।